अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर अरशद मलिक और आज हम डिस्कस करेंगे आजकल के हमारे माशरे में जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है बांझपन का सामने आ रहा है और उसकी बेशुमार वजूहात हैं। उसके ट्रीटमेंट के हवाले से जब लोगों ने रुजू किया और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आना शुरू हुए तो मैंने एक चीज़ महसूस की कि लोगों को डॉक्टर्स अहबाब को हुक्मा हज़रात को बहुत सारे केसेस में मैंने देखा पेशेंट्स ने कहा जी कि हमें तो डॉक्टर्स ने कहा है कि आपकी नॉर्मल रिपोर्ट है, आपको ठीक है, आपको इलाज की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो आया हूँ, हम तो आए हैं कपल आते हैं अक्सर और वो कहते हैं कि जी मैं मिसेज़ का इलाज करवाना चाहता हूँ, मेरी रिपोर्ट तो ये देखें बिल्कुल नॉर्मल है। और जब वो रिपोर्ट सामने रखते हैं तो यकीन माने कि अफ़सोस होता है अपनी डॉक्टर्स कम्युनिटी पे और सद अफ़सोस होता है कि उनके इस अफ़तरा और झूठ पे कि जी आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, आप अपनी मिसेज़ का इलाज करवाएँ, उनका इलाज करवाएँ। क्योंकि हमारी ज़रा एक मेल डोमिनेट सोसाइटी है तो उसमें अमूमन मर्द हज़रात जो है वो इलाज करवाने में भी शर्माते हैं और अगर कोई गलती करके करवा ले अपना सीमेन एनालिसिस तो माशाल्लाह जब वो डॉक्टर्स के पास जाता है तो पहले ही डॉक्टर्स के पास तो मसला यही होता है कि उनके पास देने को है ही कुछ नहीं। तो वो कहते हैं कि जी आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है क्योंकि इलाज ना होने की वजह से वो सिर्फ लिख देते हैं कि आप सरबत लें या एवियन कैप्सूल खाते रहें और आपकी रिपोर्ट ठीक है। अफ़सोस होता है इस नज़रिए पे, इस तरीक़े-कार पे कि आपके पास अगर इलाज नहीं है, तो आप उनको कम से कम बताएँ तो सही कि भाई आप बीमार हैं और आपको इलाज की ज़रूरत है। तो आप जहाँ भी चाहें जाके तो अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन ये कह दिया जाता है कि जी आपको इलाज की ज़रूरत नहीं है और प्रिस्क्रिप्शन में अमूमन जो है, वो फीमेल डॉक्टर्स भी जो है, वो जब गायनी की डॉक्टर्स के पास फीमेल्स जाती हैं, तो वो कहती हैं कि जी ये जो है वो आप अपने हस्बैंड को जो है, ये वाली मेडिसिन साथ खिलाएँ। चाहे हस्बैंड के कोई कुछ भी मसाइल हों, किसी का कोई मसला, किसी का कोई मसला, लेकिन उन्हें सबके लिए एक ही जो है वो क्राइटेरिया रखा हुआ है कि सबको जो है वो आपने एवियन कैप्सूल ही खिलाने हैं और सर्बेक्सी देनी है, इसके अलावा है ही कुछ नहीं देने के लिए। वो अपनी जगह उनकी एक अपनी अफ़ादियत है, लेकिन अब किसी के पास सेल्स आ रहे हैं तो एवियन कैप्सूल ने क्या करना है वहाँ पे? मेरी एक रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहिबान से, अगर कोई मेरी वीडियो सुन रहा है, देख रहा है, तो वो मुझे काइंडली ज़रा ज़रूर बताएँ कि पस सेल्स में जो है, वो एवियन कैप्सूल ने क्या करना है? ठीक है जी। मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग कैसे जो है वो ये इतना पेशेंट्स के साथ जो है वो इतना बुरा बिहेव करते हैं। तो ख़ैर ये तो एक अलमिया है हमारे माशरे का, इस पे क्या रोना। अफ़सोस ही किया जा सकता है, जितना अफ़सोस करें इतना कम है कि हम अच्छे तरीके से और लॉयल होके पेशेंट के साथ जो है उन्हें हकीकत से भी आगाह नहीं करते, सच बोलने की हिम्मत भी नहीं रखते। तो ये एक बड़ा अलमिया है, अल्लाह पाक जो है वो हमें हिदायत नसीब फरमाए। आते हैं सीमन एनालिसिस की तरफ जो सबसे पहली जो रिपोर्ट करवाई जाती है, किसी भी एक नॉर्मल कपल जब 1 साल तक खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारता है और कोई भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो हम कहते हैं कि मसला बांझपन का हो सकता है। तो चूँकि हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है तो हम औरत को ही बच्चा ना होने का सारा कसूरवार समझते हैं और उसी के इलाज की तरफ ज़्यादा ज़ोर देते हैं और मर्द जो हैं वो शर्माते रहते हैं और अपना इलाज नहीं करवाते, अपनी रिपोर्ट्स नहीं करवाते। और जब डॉक्टर्स की तरफ से या हुकूमा की तरफ से कहा जाता है कि मियाँ अपनी रिपोर्ट करवाओ आपकी खबर खातून में या आपके फीमेल कपल में से फीमेल में कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा तो आप अपनी भी रिपोर्ट करवा लें। तो जब रिपोर्ट करवा ली जाती है तो अगला लम्हा अगला जो अलमिया हमारे सामने ये आता है कि रिपोर्ट पढ़नी ही नहीं आती। तो अजीब से मुझे तो जो है वो एक फीलिंग आती है कि यार क्या हम लोग हो गए हैं, मैं कहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं कि एक एबनॉर्मल बंदे को हम नॉर्मल कह देते हैं और वो साला-साल जो है वो बेचारा इसी परेशानी में रहता है कि मैं तो ठीक हूँ, अपना इलाज नहीं करवाता और उसकी रिपोर्ट जो है वो बद से बदतर होती जाती है, उसके प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ते जाते हैं। एक सीमन एनालिसिस जब पेशेंट लेके आता है तो उसमें हमने क्या देखना होता है और उसको कैसे पढ़ना होता है, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। कोशिश करूँगा कि आप के सामने जो है एक शॉर्ट सी वीडियो बनाते हैं। जर्नल सी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करते हैं, फिर वन बाय वन उनको जो है वो डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि ये पेशेंट्स के साथ-साथ हमारी जो मेडिकल की कम्युनिटी है, जो जहाँ पे पेशेंट हमारे पास आते हैं, जहाँ डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथ्स हैं या हर्बलिस्ट हैं, उनके लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। वो लोग इससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। तो एक नॉर्मल स्पर्म काउंट की तरफ पहले सॉरी एक नॉर्मल सीमन एनालिसिस की तरफ हम जाते हैं और उसके बाद उसकी जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जो मसाइल हैं, फिर वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले जब सीमन एनालिसिस हमारे पास आती है तो जो देखने वाली चीज़ है वो सीमन का वॉल्यूम है। अमूमन डॉक्टर्स की तरफ से ये एक तनबीह की जाती है, एक हदायत की जाती है पेशेंट को जब भी सीमन एनालिसिस का टेस्ट लिखा जाता है कि आप 4 से 5 दिन का गैप के साथ जाएँ। यानी 4 से 5 दिन जो है वो 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन का गैप होना चाहिए। ना हम बिस्तरी की हो और ना ही उसमें कोई एजैकुलेशन हुई हो, एतलाम वगैरह हुआ हो। तो 4 से 5 दिन की वो जो मनी इकट्ठी हुई होती है तो उसमें ज़रा एक्यूरेट रिज़ल्ट आता है ड्यू टू वॉल्यूम। जब वॉल्यूम अच्छा होगा तो उसमें जो एग्ज़ामिन करने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, वो आसानी से जो है वो उसको सीमन को एनालिसिस कर सकता है। तो एक नॉर्मल जो सीमन वॉल्यूम है वो 1.5 ml से 7 ml तक रिपोर्ट किया गया है। जितना ज़्यादा हो इतना अच्छा है, जब ज़्यादा होगा तो उसमें तमाम पैरामीटर्स ही जो है वो इतने अच्छे होंगे। 1.5 ml से 7 ml तक एक नॉर्मल सीमन वॉल्यूम जो है वो होना चाहिए। अगर 1.5 ml से कम है तो फिर लाज़मी बात है कि उसमें तमाम चीज़ें जो है वो कम होंगी। टोटल काउंट कम होगा, उसमें मोटिलिटी कम होगी, उसमें मॉर्फोलॉजी पे उसका असर होगा, सारी चीज़ें जो हैं वो फिर डिस्टर्ब होंगी। तो एक टोटल काउंट जो है, नॉर्मल वॉल्यूम जो है, वो 1.5 ml से 7 ml तक होना चाहिए, जो बहुत अच्छा काउंट जो है, वो जितना ज़्यादा होगा, उससे इतना ही अच्छा वॉल्यूम जो है वो तसव्वुर किया जाएगा। उसके बाद आते हैं, हमने जो मेन चीज़ उसमें देखी जाती है वो स्पर्म्स है। स्पर्म्स की टोटल मिकदार कितनी है, टोटल काउंट जो है वो स्पर्म का कितना है। एक नॉर्मली जो है, जो क्राइटेरिया है डब्ल्यूएचओ का, उसमें जो बताया गया वो है 30 मिलियन से 150 मिलियन तक। लेकिन जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस में देखा है, अगर 30 मिलियन हो और उसमें से कुछ आप स्लगिश निकाल दें और कुछ इमोटाइल निकाल दें, तो पीछे अगर कोई 5-7 मिलियन या 10 मिलियन 12 मिलियन बचते हैं, तो वो इतनी तादाद नहीं होती कि जो प्रेगनेंसी जिसके साथ कंसीव हो सके। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसा देखा है कि जिन जहाँ कम होती है, जितनी टोटल काउंट जो है वो उसमें से जब रैपिडली लीनियर मोटिलिटी रेट कम होता है, रैपिडली लीनियर मोटाइल स्पर्म्स जो है हमारे पास कम होते हैं, फिर इतना ही रेशियो जो है प्रेगनेंसी का कम होता जाता है। तो जितने ज़्यादा मोटिलिटी रेशियो होगी उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब टोटल काउंट ही कम होगा तो उसमें जब ये इसको फिर मज़ीद आगे जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो वो बहुत कम हो जाएगा। तो जितना काउंट हो इतना अच्छा होता है। तो मेरे ख्याल में, मेरी अपनी एक राय है, दोस्तों के इससे इख्तिलाफ हो सकता है, जो टोटल काउंट नॉर्मल हम जिसको कहेंगे वो 60 प्लस होगा। जो टोटल काउंट है वो 60 मिलियन से अबव होगा तो हम उसे एक नॉर्मल काउंट जो है वो तसव्वुर करेंगे। इससे नीचे है तो फिर हमें पेशेंट को कहना चाहिए कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, आपको ट्रीटमेंट चाहिए इसको बेहतर करने के लिए। तो टोटल काउंट हमने देखा कि 60 मिलियन से अबव होना चाहिए। अब उसमें से आते हैं कि मोटेलिटी जो है वो कितनी परसेंट होनी चाहिए। जो रैपिडली मोटाइल है वो कम से कम जो है 60 मिलियन में से कम 40 प्लस होने चाहिए। जो 40 प्लस होंगे तो वो जो है 60 मिलियन से 28 लाख, 28 मिलियन, 30 मिलियन, 32 मिलियन के करीब जो है वो एक्टिवली रैपिडली मोटाइल होंगे, तो फिर प्रेगनेंसी के ज़्यादा चांसेस होंगे। उसके बाद स्लगिश की तरफ आते हैं। स्लगिश और इमोटाइल जो है बाकी हमारे पास पीछे 50 टू 60% बच जाते हैं, तो वो दोनों मिला के जो है वो इतने होने चाहिए। यानी स्लगिश और इमोटाइल मोटाइल जो है वो टोटल काउंट का 50% से अबव नहीं होने चाहिए। अगर 50% से अबव है, दोनों को कलेक्टिवली अगर हम देखें और 50% से अबव जा रहे हैं, तो फिर पेशेंट को लाजमी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो उसके टोटल काउंट में से अगर 50% से ज़्यादा है तो फिर वो इसके जो मोटाइल है, जो रैपिडली मोटाइल है, उनको मुतासर करेंगी, उनकी तादाद कम हो जाएगी और फिर प्रेगनेंसी नहीं हो सकेगी। उसके बाद एक आते हैं मॉर्फोलॉजी की तरफ। मॉर्फोलॉजी की तरफ अमूमन देखा ही नहीं जाता। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि मॉर्फोलॉजी और डिस्कस भी किया जो पेशेंट्स के साथ, तो जो उन्होंने ट्रीटमेंट लिया उसको मद्देनज़र रखा ही नहीं जाता। एक साख्त है, जैसे एक इंसान की साख्त है, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मेरा एक सर है, आंखें हैं, नाक है, एक चेहरा है, एक मेरी फिजिकल, एक मेरी अपीयरेंस है आपके सामने आ रही है, एक मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर है, बाजू हैं, टांगे हैं। तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी है कि उसका एक फिजिकल स्ट्रक्चर जो है नॉर्मल होगा तो हम उसको कहेंगे कि ये एक नॉर्मल इंसान है। यानी साख्त इंसान की जो है वो ठीक होनी चाहिए। इसी तरह एक स्पर्म है तो उसकी अपनी एक साख्त है, उसका एक हेड है और हेड भी ओवल टाइप है, जैसे अंडा होता है, पीछे से मोटा और आगे आगे से बारीक होता है थोड़ा। वो बारीक इस वजह से होता है ताकि जब स्पर्म जो है वो ओवम तक जाए, अंडे तक पहुंचे, तो उसमें पेनिट्रेट कर सके, उसमें दाखिल हो सके
उसमें घुस सके, उसमें छेद कर सके, उसमें सुराख करके उसके अंदर दाखिल हो सके, और वहाँ पे फिर जो है वो फर्टिलाइजेशन का अमल जो है वो होता है और अमल करा पाता है। तो जब एक राउंड हेड के साथ हमारे सामने रिपोर्ट आती है कि स्पर्म का जो हेड है वो बिल्कुल राउंड है, तो गोल बिल्कुल होगा गेंद की तरह, तो वो बिल्कुल टकरे मारता भी रहे अंडे पे, वहां तक पहुंच भी जाए, तो वो अपनी पूरी जस्तजू के बावजूद भी, पूरी एफर्ट लगाने के बावजूद भी वहां पे सुराख नहीं कर पाएगा और इंसर्ट नहीं होगा, अंदर दाखिल नहीं होगा। तो जब वो दाखिल नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? ठीक है, इसी तरह एक प्रॉपर टेल है उसकी, वो टेल होगी तो उसकी टेल की मदद से जो है वो एक डायरेक्टली एक बिल्कुल ओवम की तरफ, अंडे की तरफ जो है वो हरकत करेगा और उस तक पहुंचेगा, उसकी मूवमेंट जो है वो ठीक होगी। तो जब उसकी टेल प्रॉपर नहीं है, वो टेढ़ी है या कटी हुई है या दो मुंह की है, और या उसमें वो छोटी है, तो वो वहाँ पे सर्कल में घूमते रहेंगे स्पर्म, और बाजू का देखा गया कि वो क्लस्टर्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, आपस में गुच्छे बन जाते हैं, उनकी मूवमेंट ठीक नहीं रहती टेल की वजह से। टेल का प्रॉपर होना ज़रूरी है, हेड का प्रॉपर होना ज़रूरी है, और अपनी जो उसकी नॉर्मल शेप है उसमें होना ज़रूरी है। चाहे आपका काउंट 120 मिलियन है और उसमें से एक्टिव भी आपके 70% है, लेकिन उसका हेड ठीक नहीं है, उसकी टेल ठीक नहीं है, तो वो कैसे होगा? प्रेगनेंसी नहीं हो सकेगी। ठीक है जी, तो साख जो है मिनिमम जो है आपके जो टोटल काउंट है या उसमें से जो ठीक स्पर्म्स हैं, एक्टिव हैं, वो एक्टिव जो है उनकी मॉर्फोलॉजी भी 60% से अबव ठीक होनी चाहिए। उनकी साख जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, तब जाके प्रेगनेंसी हो सकेगी। इसके बाद लास्ट में हम आते हैं डब्ल्यूबीसीज़ की तरफ, जिन्हें पस सेल्स भी कहा जाता है। पस सेल्स जो है वो सारी आपके पैरामीटर्स को डिस्टर्ब करती है, पस सेल्स नहीं होने चाहिए। एक नॉर्मल एक नॉर्मोजोस्पर्मिया की जब रिपोर्ट होती है या एक नॉर्मल स्पर्म सीमन एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, तो उसमें डब्ल्यूबीसी या पस सेल्स नहीं होने चाहिए। पस सेल्स 1 से 2 एचबीएफ हाई पावर फील्ड में जो है पैथोलॉजिस्ट को नजर आते हैं, तो वो एक नॉर्मल सी बात है 1 से 2, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है, 4 से 6 है, 8 से 10 है, 10 से 12 है, या 16 से 18 है, तो ये फिर आपके तमाम पैरामीटर्स को डिस्टर्ब करेगा। स्पर्म की प्रोडक्शन को भी डिस्टर्ब करेगा, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उन की एक्टिवनेस को भी करेगा, मॉर्फोलॉजी को भी डिस्टर्ब करेगा। ये पल्सर जो है वो तमाम पैरामीटर्स को जो है वो डिस्टर्ब कर देता है, तो ये नहीं होने चाहिए, ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर 1 से 2 हो तो फिर इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं करते। तो इससे ज़्यादा जब होंगे तो फिर पेशेंट्स को जो है वो इलाज की ज़रूरत है। फिर उसे आप रिकमेंड करें कि आपको इलाज की ज़रूरत है, आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट करें, अपने मालिज से रिव्यू करें और अपना इलाज करवाएँ। ये थी चंद मोटी-मोटी सीमन एनालिसिस में देखने वाले पैरामीटर्स के जो ठीक होने चाहिए, जो इतने हों तो ठीक होते हैं। अब ये ना हो तो फिर क्या होता है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और एक-एक करके फिर हम एक-एक पैरामीटर को जो है वो लेंगे और एक-एक पैरामीटर पे डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वो कैसे डिस्टर्ब होते हैं, क्यों डिस्टर्ब होते हैं और उनका फिर हल क्या होता है। इस वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप